हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लास। और फिर हम आगे चलते हैं। हमारा बुक कीपिंग यानी अकाउंट्स का लेक्चर चल रहा है। हमने एक लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है और हमने डिसाइड किया है कि हम बेसिक से ही चलेंगे, यानी लगभग लगभग कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसे हम स्किप करेंगे, लेकिन बेसिक जरूर पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था वो इंट्रोडक्शन पे लिया था, जिसमें हम लोगों ने फीचर्स पढ़े, मीनिंग डेफिनेशन पढ़ लिए हमने, राइट। आज पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस। ये दो चीज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो पार्टनरशिप डीड हमने कल ही एक अपने डेफिनेशन में देखा था, वहां पे लिखा हुआ था पार्टनरशिप डीड या मीनिंग में कि जब पार्टनर्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को ही कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। डीड यानी एक दस्तावेज, एक एग्रीमेंट का लेखा जोखा। क्या होता है? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। कितनी अच्छी बात लिखी है। डीड मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या है, कंटेनिंग यानी क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में क्या क्या चीजें तय हुई हैं वो सब उसमें लिखा होता है। उसे को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर्स। तो उसमें क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन जो सबने मिलकर डिसाइड किए हैं वही होगा उसमें। एन एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, बट इन व्हेन इट्स रिटन इट इज कॉल्ड अ डीड। तो एग्रीमेंट जो है ओरल और रिटन दोनों ही हो सकता है, लेकिन जब लिखा होगा तभी डीड कहलाएगा। मुजबानी है मतलब सिर्फ बोलने में है, लिखा नहीं है कहीं, तो डीड नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो विश्वास कहलाता है। जब हम किसी को बोलकर खाली कोई काम करते तो विश्वास बोलते हैं, ठीक है, ट्रस्ट कहते हैं। लेकिन डीड का मतलब है कि कहीं लिखा होगा, पेपर या लिखा ना डॉक्यूमेंट। जब वर्ड लिख दिया डॉक्यूमेंट मतलब लिखा होना चाहिए, तभी डॉक्यूमेंट या डीड है। द पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। वो हमने पढ़ा। पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल नहीं कहता कि कंपलसरी है। आपको अगर लगता है, पार्टनर्स को लगता है कि एग्रीमेंट डीड बनाना चाहिए, डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, तो बनाएंगे, नहीं लगता तो नहीं बनाएंगे। However, in case of dispute among the partners, it is always in the best course of have a written agreement duly signed by all the respective partners and registered under the Partnership Act. Deed contains the rules and regulations formed by internal management of the firm. It is also an article of partnership. तो एडवाइस कर रहा है कि भाई डिस्प्यूट के मामले में दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप क्या करो, मतलब एडवाइस कर रहे कि कोशिश करो कि एग्रीमेंट बनाओ, रिटन एग्रीमेंट, जिसपे सबके साइन होने चाहिए। साइन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि जज के सामने जब लाएंगे या कोई डिस्प्यूट होगा, वहां कोर्ट में जाएंगे तो साइन होगा, तभी तो प्रूफ होगा कि हाँ सब सहमत थे, सब रेडी थे। मैरिज हॉल में जब जाते हैं कोर्ट मैरिज में, तो वहां पे दोनों की साइन ली जाती है। इवन और भी किनकी साइन ली जाती है? वो कौन होते हैं? गवाह होते हैं ना, गवाह भाई कि ये साक्षी हैं कि हमने शादी की है, उनकी भी साइन ली जाती है कि कल को डिस्प्यूट हो तो एग्रीमेंट दिखाया जा सकता है। सेम बिजनेस में भी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड में, मेनली जो जरूरी है। तो कंटेंट्स यानी क्या होते हैं उसके अंदर, तो पहले लिखा होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, इट मीन्स बिजनेस। तो नाम, एड्रेस और कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनर्स के डिटेल होते हैं जिसमें पार्टनर्स के नाम, उनका एड्रेस और कब तक पार्टनर रहेंगे या पार्टनरशिप कब तक रहेगी वो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑल पार्टनर्स, कितना पैसा बिजनेस में लगाया है या लेकर आया है, किसके नाम पे कितना पैसा बिजनेस में आया है कैपिटल में, वो होगा। रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर। सीधी सी बात है। तो जनरली प्रॉफिट का रेशियो बनता है जो इक्वली लॉसेस के बराबर होता है, क्योंकि लॉसेस के रेशियो अलग नहीं होते हैं। जो प्रॉफिट के होंगे वही नुकसान के होंगे। राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। यस, राइट्स यानी अधिकार क्या होंगे, ड्यूटीज यानी काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, और लायबिलिटी यानी कि कौन कितनी जिम्मेदारी लेगा, ठीक है ना। ऐसा राइट्स मतलब अधिकार होते हैं, किसको कितना अधिकार होगा, पावर कितनी होगी। ड्यूटीज यानी कौन काम क्या करेगा, ठीक है ना। और लायबिलिटी का मतलब एक तरह से जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन। यस, ये भी लिखा होगा कि अगर कोई नया पार्टनर आना चाहे तो क्या प्रोविजन अपनाया जाएगा, मतलब नियम क्या होंगे, कितना कैपिटल लाना पड़ेगा उससे, उसका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, या
और क्या कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वो हम खुद डिसाइड करेंगे मेरे बिजनेस के लिए। बिजनेस मेरा है तो टर्म्स कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? हम। रिटायरमेंट, सेम रिटायरमेंट के लिए क्या होगा कि भाई रिटायरमेंट पे पार्टनर को कोई सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस बंद होगा नहीं होगा, चलेगा, सारी चीजें। इवन फॉर अ डेथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्रॉइंग एक्सेट्रा। आई होप आपको पता है कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है और ड्राइंग पे भी होता है, और लोन पे तो होगा ही जो हमने बाहर से लिया है। ड्राइंग मतलब क्या? ड्राइंग क्या नहीं, क्या जो बिजनेस से पार्टनर पर्सनल यूज के लिए ले जाता है, तो उस पर इंटरेस्ट का कोई रेट हो सकता है, और कैपिटल जो बिजनेस में पार्टनर्स ने दिया है, तो दोनों ही रेट खुद वो डिसाइड करते हैं। जो भी डिसाइड होगा एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल टू एनी पार्टनर, उसमें ये भी मेंशन होता है कि अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है, या एक्स्ट्रा काम का मतलब क्या होता है, जैसे किसी पार्टनर ने सेल्स का भी काम कर दिया तो उसको कमीशन कितना मिल सकता है। कोई पार्टनर एम्प्लॉय की जगह पे काम कर रहा है तो उसको सैलरी कितनी मिल सकती है, ये भी प्रोविजन होता है, जो हम आगे अकाउंटिंग का जब पार्ट आएगा, जब सॉल्यूशन का पार्ट आएगा, तो हम उसमें देखेंगे कि वहां पे कहीं क्या लिखा है, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, यानी उसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया होगा इसलिए उसको कमीशन या सैलरी दी गई है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सिंपल सी बात है, जब बिजनेस बंद होगा तो उसका भी टर्म्स कंडीशन लिखा होगा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था डिसोल्यूशन, जो हमने लास्ट फीचर पढ़ा, उसमें लिखा था कि भाई एग्रीमेंट में ये भी मेंशन होता है कि बिजनेस बंद कैसे होगा, ठीक है। तो बंद यानी बिजनेस को बंद कैसे किया जाएगा, तो बंद करने का भी तरीका है, डिसोल्यूशन कैसे करेंगे। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये है डिसोल्यूशन का कि भाई जैसे मैंने कहा ब्रिज बनाने के लिए, चलो ब्रिज ही पकड़ लेते हैं, मैंने ब्रिज के एग्जांपल काफी दिए तो ब्रिज ही ले लेते हैं। ब्रिज बनाने के लिए आपने कुछ चीजें तो लाई होंगी, अरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होंगे, सीमेंट रेती बचा होगा, रॉड मतलब वही रॉड्स वगैरह होंगे, और क्या मटेरियल हो सकता है, बहुत सारे जो असेट्स बचे होंगे, कुछ लायबिलिटी बची होगी, कुछ लोगों की पेमेंट देनी बाकी होगी, कहीं से पेमेंट लेनी बाकी होगी, तो वो सब सेटल कैसे होगा? क्योंकि अकाउंट जब बिजनेस चालू किया तो अकाउंट ओपन किया, सारे अकाउंट क्लोज भी करने पड़ते हैं, तो क्लोज कैसे होंगे, डिसॉल्व कैसे होगा, कौन कौन सा असेट्स ले जाएगा, किसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, वगैरह वगैरह सब उसमें लिखा होता है। कि बिजनेस बंद करने का भी तरीका होता है ना। अब ब्रिज बन के रेडी हो गए तो बाकी सारी चीजें वहीं छोड़ दी, ऐसा तो नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट, जो ट्रक आपने इस्तेमाल किया, आपका हो सकता है खुद का हो, जो ब्रिज बनाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया जाता है, पूरा पैनल, वो भी तो कहीं कहीं ना कहीं बिजनेस का होगा, या जो भी कुछ होगा उसको अच्छे से अरेंज किया जाएगा कि कैसे वो अकाउंट क्लोज कैसे करें। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई अनबन हो गई, तो उसका भी कुछ तरीका होना चाहिए। जैसे एक तरीका, एक नियम, जैसे अभी हमारे हमारे नहीं, किसी भी देश में एक नियम क्या है कि अगर कोई सिविल एक्टिविटी होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, जैसे पति पत्नी झगड़ा हो गया, तो उसका सुलह कैसे होगा? कानून में लिखा हुआ है, तो कानून बना है ना, किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो कानून में लिखा है कि सॉल्व कैसे होगा। उसी तरह से यहाँ पे इस एग्रीमेंट में भी मेंशन किया जाएगा कि मान लो कोई अनबन होती है पार्टनर्स में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिलकर, बैठकर, कोर्टिंग के थ्रू, जो भी पैटर्न हो सकता है। होता है ना घर में हम नियम बनाते हैं कि हम ऐसे रहेंगे, और कुछ भी होगा तो इनसे सलाह ली जाएगी या ये बताएंगे, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, लेकिन वो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, ऐसे नहीं। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और भी कई सारी बातें हो सकती है जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हैं, तो पार्टनर्स को भी उसमें लिखेंगे। आई होप समझ गए। तो इतनी सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में होती हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज रिटेन एग्रीमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। यस, क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसमें सब कुछ लिखा है, तो कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई अनबन नहीं कर पाएगा, सारी चीजें मेंशन है, और कोई कुछ भूलेगा भी नहीं। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। और मालूम है एग्रीमेंट बनने से ना म्यूचुअल रिलेशनशिप भी होता है। म्यूचुअल मतलब कि किसी के मन में कोई डाउट नहीं होता है, कोई गलती से बोलते ना फ्रॉड भी नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा हुआ है, सबके साइन है। एग्रीमेंट एक प्रॉपर, जो एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम कर सकता है, तो किसी का दिमाग यहाँ वहां नहीं जाएगा। जबकि नहीं लिखा होगा तो कोई भी फ्रॉड कर सकता है, कोई बातों से मुकर सकता है, लेकिन लिखे हुए डॉक्यूमेंट पे कोई मुकर नहीं सकता। मोर ओवर, पार्टनरशिप डीड रेगुलेट
द राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज वेल एज फर्म। सबके काम, जिम्मेदारियां, नुकसान झेलने का तरीका सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो कल को कोई ये नहीं कह सकता नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये आपका है, या नहीं ये मैं करूंगा, ये आप करो। कुछ चेंजिंग नहीं होगा, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसी तरह से सबको काम करना होगा। सो बाय सॉल्विंग पार्टनरशिप डीड बाय हैविंग पार्टनरशिप डीड, पार्टनर डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर में बी अवॉइडेड। यस, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, यानी सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, ओरली भी नहीं, कल को कोई बात से मुकर जाए, क्योंकि लिखा है तो इसलिए कोई मुकर भी नहीं सकता। वरना दिखाएंगे ना कि भाई ये क्या कर रहे हो, देखो लिखा है, हमारे बीच भी डिसाइड हुआ था। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, जो अनबन है, डिस्प्यूट है, वो होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि झगड़ा होने के लिए तो किसी को बहाना ही चाहिए होता है बस, ठीक है ना। Hence it is always in favor, तो अगर रिटन डॉक्यूमेंट है तो हमेशा वो किसके फेवर में होगा, कंपनी और पार्टनरशिप के फेवर में रहेगा। दैट इज पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर रजिस्टर्ड है और पार्टनरशिप डीड है, एग्रीमेंट बना हुआ है, तो बहुत बढ़िया होगा कि पार्टनरशिप बहुत अच्छे चलने के चांस है। अच्छा, कुछ प्रोविजन है जो बहुत जरूरी हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर के भले ही चीजें ध्यान मत रखो इतने, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे इसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे धीरे धीरे कि किस तरह से, किस पैटर्न से सॉल्व किया जा रहा है। तो वहां पे ये कुछ कंडीशन है, प्रोविजन है जो बहुत जरूरी है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ही दिया हुआ है। एक्ट का मतलब ही यही है कि भाई हमारे कोई स्पेशल पावर दी गई है, स्पेशल कानून ही दिया गया है कि वो होना चाहिए बिजनेस के अंदर और कैसे होना चाहिए। सो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब बिजनेस को बनाया जा रहा है, यानी पार्टनरशिप जब बन रही है, बोला ना बिजनेस को बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जो भी कुछ हो रहा है, प्रोसेस चालू है बनने का। A document is prepared called partnership deed, and all terms and conditions are maintained into the deed. But if partnership deed is silent about any point, then this issue is solved by, as per the provision in Partnership Act 1932, section number 12 and 17 are made applicable to determine the following issues. Sorry. तो कह क्या रहा है कि भाई जब बिजनेस बन रहा होता है शुरुआत में, तो पार्टनर्स एक डीड बनाते हैं जिसमें सारे टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, तो रिटन है तो पार्टनरशिप डीड है, लेकिन ओरली है तो कुछ भी नहीं है। तो ओरली में इश्यूज हो सकते हैं, हमने पढ़ा इश्यूज क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने बात से मुकर सकता है, कोई बोलेगा हमको याद नहीं, जो बातें सिर्फ कही गई हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, कहीं नहीं, लेकिन लिखी हुई बात तो दिखती है ना। तो जब लिखी हुई नहीं है तो फिर इश्यूज जब होंगे तो कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ही कुछ चीजें दी गई हैं, सेक्शन 12 और 17 में, उसका सहारा लेकर आप इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, यानी कुल मिलाकर रेशियो क्या होगा, तो क्या लिखा है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट, साइलेंट का मतलब उसमें लिखा नहीं है प्रॉफिट रेशियो, देन प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इज इक्वल रेशियो। तो ये बात याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे ध्यान रखना है, अगर रेशियो नहीं दिया है पार्टनर्स का, वी विल ऑलवेज कंसिडर द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल, ठीक है ना। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो फिर कैसे काम करेंगे। As per the provision of Indian Partnership Act 1932, if the date of a drawing is not given, देखो क्या लिखा है, ध्यान दो, if date of a drawing is not given, then average of 6 months interest is charged on drawing। क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा आएगा और ये बहुत कॉमन है, जितने भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना प्रोविजन में, बहुत कॉमन है। प्रॉफिट लॉस होता ही होता है। अरे भाई पार्टनरशिप में है, जब फाइनेंशियल पूरा अकाउंट प्रिपेयर करोगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करोगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, तो वहां पे रेशियो में बांटना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाओगे रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो जब रेशियो नहीं दिया तो क्या क्या बोला गया है, इक्वल। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी बहुत कॉमन है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, डेट, यानी कब ड्रॉइंग लिया गया है। ड्रॉइंग का मतलब क्या है, किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे ले गया, लेकिन डेट नहीं लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि कब ले गया, तो क्या मानेंगे 6 मंथ, क्या मानेंगे 6 मंथ।
लेकिन एक चीज है क्या, मान लो इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया है तो, यानी ऐसा लिखा ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो नहीं चार्ज करेंगे। पॉइंट को समझो, क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया होना चाहिए कि भाई 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कब लिया है, ड्राइंग कब दिया, यानी पैसे कब ले गया बिजनेस से, तो 6 महीना मान लेंगे, और जब दिया है तो फिर उसे साफ करेंगे। लेकिन अगर परसेंटेज ही नहीं दिया है कि भाई मतलब ऐसा लिखा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फिर नहीं चार्ज करना है, कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंपलसरी है कि 2 लोग में बांटना ही पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, if the partner provides additional amount to the business as a loan but the rate of interest on loan is not given then 6% per annum is allowed। देखो यहाँ पे ये अलग बात है क्या, कुछ पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस में पैसा एज अ कैपिटल नहीं, कैपिटल तो देते ही हैं, उसके अलावा एज अ बिजनेस में लोन देते हैं पैसे, लोन जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं उसी तरह से हम पार्टनर से भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि लोन तो किसी से भी ले सकते हैं। तो कह क्या रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर, मान लो ए बी और सी, तो ए पार्टनर ने 1 लाख रुपए लोन बिजनेस में डाल दिए, बिजनेस को दिए, तो इस 1 लाख का इंटरेस्ट लेगा ना ए, मिस्टर ए क्या करेगा, पार्टनर ब्याज लेगा उसका, अगर बैंक से लेते तो बैंक को देते, उसे इसको भी देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि कितना परसेंट दिया जाए, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, अगर लोन पे इंटरेस्ट नहीं मेंशन है तो कितने परसेंट पे देंगे उसको, 6% पे। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है तो कहाँ लिखें, कितना लेंगे, 6%। आई होप समझ रहे हो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर ने बिजनेस को, पार्टनर तो है ही है, उसने कैपिटल तो दिया ही होगा, साथ साथ तो लोन दे रहा है, बाकी का पैसा उसने किस रूप में दिया है, किस फॉर्म में दिया है, लोन के, तो उसके ऊपर उसको कुछ ब्याज मिलना चाहिए। तो ब्याज अगर नहीं दिया है एग्रीमेंट में, यहाँ पे कहने का मतलब है क्वेश्चन में अगर नहीं है, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एग्रीमेंट तो पढ़ना नहीं है, तो जब क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर नहीं दिया है लेकिन लोन दिया है, लोन का अमाउंट दिया है लायबिलिटी में, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया है, तो हम 6% पकड़ लेंगे पर एनम। आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उसी तरह ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन द इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल तो है, क्योंकि कैपिटल, बिना कैपिटल को तो बिजनेस चलेगा नहीं, कैपिटल तो होंगे ही पार्टनर के, बट अगर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो नहीं दिया, तो मान लेना है कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक ना, यानी नहीं चार्ज करना है। यानी जब लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ही इंटरेस्ट चार्ज करना है, अदरवाइज नहीं, और जब लिखा होगा तो परसेंट दिया होगा, ठीक ना। आगे सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, ये भी हमने ऊपर पढ़ा, एग्रीमेंट में मेंशन होता है, लेकिन मान लो किसी वजह से नहीं मेंशन है, तो एज पर द प्रोविजन मेड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नो सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन टू any of the partner for any extra work done for the firm। यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है कि अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है, बिजनेस को एक्स्ट्रा टाइम देता है, तो उसको कोई सैलरी, कोई कमीशन, किसी तरह कोई अलाउंस या कोई अदर इनकम नहीं दी जाएगी। लेकिन हाउएवर इफ एनी प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप डीड, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया, वहां पर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना, तो दिखाता हूं तुमको, ये हमने पढ़ा ना, कहाँ हो गया, हाँ, कि अगर एग्रीमेंट के अंदर कहीं लिखा है कि कमीशन और इतना देना चाहिए, तो क्या, देन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन और सैलरी एज पर द एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट में लिखा है तो ही सैलरी, कमीशन, अलाउंस, रेम्यूनरेशन जो भी होगा वो देना है, अगर नहीं लिखा है तो नहीं। कुल मिला के क्वेश्चन में है तो मानेंगे कि हाँ सैलरी दी गई, कमीशन दिया गया, तो उसको एंट्री करेंगे, क्वेश्चन में नहीं है तो अलग से नहीं डालना है, ठीक है। चलो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसके बारे में क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। यस, होता है ना कि जैसे मान लो ए बी सी, तो बी जो है अपना किसी डी नाम, डी मतलब कोई डी है उसका दोस्त है बी का, और वो बिजनेस में लाके डाल देते हैं, ऐसा नहीं होगा।
जब तक ए और सी भी एग्री नहीं करेंगे, यानी तीनों मिलकर सहमति नहीं बनाएंगे, तब तक डी को एज अ पार्टनर बिजनेस में नहीं लाया जा सकता। बस इतनी सी बात है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोविजन जब जरूर समझ लेना। 6 बातें लिखी थी, अगर डेट के अंदर नहीं है तो क्या, जैसे प्रॉफिट के बारे में, रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या लिखा था कि डेट अगर मेंशन नहीं है कि कब लिया गया है तो 6 महीना मान लेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर परसेंटेज नहीं दिया है, लोन तो दिया है बिजनेस में, एंट्री दिख रही, लायबिलिटी में लोन दिया है, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया गया है कि कितने परसेंट पे लोन लिया है, तो 6% मान लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में अगर है तो ही चार्ज करना है, नहीं है तो नहीं करना है। क्वेश्चन में मतलब एग्रीमेंट में, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिखाई देगा। नेक्स्ट है सैलरी कमीशन पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कोई सैलरी कमीशन अलावेंस या रेम्यूनरेशन देने की जरूरत नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में मेंशन है कि अगर किसी ने एक्स्ट्रा काम किया तो सैलरी कमीशन अलावेंस या कुछ भी देने का प्रोविजन बनाया गया एग्रीमेंट में, तो फिर एंट्री करनी पड़ेगी। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सभी पार्टनर के कॉन्सेप्ट के बिना, यानी सभी पार्टनर की सहमति के बिना किसी नए पार्टनर को ऐड नहीं किया जाएगा एज अ पार्टनर, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलो अगले क्लास में मिलते हैं। सबको गुड नाइट।